नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, खरीफ के मौसम की धान एक मुख्य फसल है और धान जिस अवस्था में आज है, इस अवस्था में धान में कई सारे कीट और बीमारियां की समस्या आती है, जिनसे किसानों को काफ़ी समस्याएं होती हैं, जिनसे उनका उत्पादन भी काफ़ी कम होता है। तो इन्हीं समस्याओं को लेते हुए आज का एक कृषि दर्शन कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें हमारे साथ विशेषज्ञ के तौर पर उपस्थित हैं डॉक्टर ए.के. सिंह, जो कि वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं पौध संरक्षण डिपार्टमेंट में कृषि विज्ञान केंद्र दतिया में। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज इस कार्यक्रम में। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, जैसा कि आज का दौर चल रहा है, आज का समय है, मौसम है, तो कौन कौन सी बीमारियां और कौन कौन से कीट धान की फसल में आ रहे हैं? मैं किसान भाइयों आपको बताना चाहता हूं कि अक्सर हम देखते हैं कि हम अच्छा बीज लाते हैं और अच्छी खाद डालते हैं, पानी भी भरपूर देते हैं, पर इसके बावजूद भी हम वो उत्पादन प्राप्त नहीं कर पाते हैं जिसकी हम सोचते हैं कि हमको इतना उत्पादन मिलना चाहिए। कहीं ना कहीं इसके पीछे रोग, कीट और खरपतवार एक मुख्य कारण है जो कि हमारी फसल को अच्छी पैदावार होने से रोकते हैं। सामान्य रूप से हम देखते हैं कि 7 से लेकर के 26% तक का नुकसान जो है ये रोग और कीट के द्वारा फसलों में हो जाता है। और इसमें भी अगर देखा जाए तो 26% करीब हमारा जो है रोगों से और 19% कीटों से और लगभग 33% खरपतवार से, बाकी चूहों आदि से होता है। तो ये पौध संरक्षण का अगर हम पूरी तरीके से हम अपने खेतों में अगर उपाय नहीं करते इनका और रोग बीमारियों से नहीं बचाते हैं तो हमारा उत्पादन में कहीं ना कहीं काफ़ी हानि होने की संभावना होती है। जहाँ तक कि वर्तमान में धान की फसल का प्रश्न है तो हमारे इस समय पे देखा जाए तो कीट में मुख्यतः जो तना छेदक कीट है उसकी समस्या बहुत देखी जा रही है। तना छेदक के साथ साथ हमारा दूसरा कीट जो है बीपीएस नाम से जो भूरा फुदका है उसका भी प्रकोप देखा जा रहा है। और साथ में ही गाल मिर्च कीट है और एक गंदी बक जो रस वो चूस लेती है बालियों का, उसकी भी प्रॉब्लम देखी जा रही है। तो ये मुख्य रूप से ये 4 कीट जो हैं वर्तमान में हमारी फसल को काफ़ी नुकसान पहुंचा सकते हैं और पहुंचा रहे भी हैं। सर, बहुत अच्छा जानकारी आप किसानों को दे रहे हैं। सर, बीमारियां कौन कौन सी अभी आ रही हैं, उसके बाद अपन बढ़ते हैं कीटों की तरफ। बीमारियां बता दीजिए कौन कौन मुख्यतः सी अगर बीमारियों की बात करी जाए तो बीमारी में तो हमारा जो सबसे प्रथम बीमारी है जो सबसे ज़्यादा नुकसान कर रही है तो ब्लास्ट रोग है और उसके बाद जीवाणु झुलसा है। शीत ब्लाइट रोग भी हमारे उसमें काफ़ी देखा जा रहा है और जो सुगंधित धान है उसमें बकैन रोग आ रहा है काफ़ी, वो भी जो 1509 एक वैरायटी है जो कम दिनों की, उसमें भी काफ़ी देखा जा रहा है। तो ये मुख्यतः रोग हैं जो हमारी फसलों पर देखे जा रहे हैं। तो इनसे भी काफ़ी हद तक किसान की फसल प्रभावित हो ही रही है। जी सर, वैसे कि देखा जा गया है कि पुराने ज़माने में इतनी समस्याएं धान में नहीं आती थी, ना कीटों की ना ही बीमारियों की। तो ऐसा क्या कारण है, ऐसी क्या बदलाव आए हैं किसानों की कृषि क्रियाओं में कि आजकल देखा जा रहा है कि ज़्यादा कीट भी पड़ रहे हैं और ज़्यादा बीमारियां भी फसल में आ रही हैं? आप बिल्कुल सही चीज़ पूछ रहे हैं। आप देखिएगा कि पहले जब हमारा किसान वो मोटे दाने की कोर्स जो दाना था, जो मोटे दाने की वैरायटी लगाता था, जो सुगंधित नहीं थी, क्रांति और भी वैरायटियां थी, इनको हमारा किसान लगाया करता था, उत्पादन भी अच्छा ले लिया करता था। पर चूंकि अब थोड़ा वैश्विक मांग को देखते हुए और रेट भी अच्छा मिल रहा है, ये सुगंधित वैरायटियां हैं जो वर्तमान में 1121 है जो वैरायटी है और 1509 है पूसा की और 1718 है और 1692 भी नई आई है। ये वैरायटियों की मतलब आप देखा जाए 90% ये हमारा किसान इन्हीं वैरायटियों पे आश्रित हो गया है और ये सारी सेंटेड वैरायटियाँ हैं, बासमती वैरायटियाँ हैं। तो बासमती जो धान है उसमें रोग और कीट हमेशा सामान के द्वारा ज़्यादा ही लगते हैं और किसान रेगुलर एक ही खेत में इनको करता रहता है तो ये संभावना और बढ़ जाती है और अगले साल और ज़्यादा प्रकोप किसान को देखने को मिलता है जिससे काफ़ी हानि होती है। हाँ सर, बहुत अच्छा। सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ किसानों की ओर से कि धान में जो कीट समस्याएं अभी आ रही हैं उनके मुख्य लक्षण क्या हैं? फसलों में किसान कैसे पता लगाएगा कौन सा कीट का आक्रमण उसमें हुआ है और उसका नियंत्रण कैसे कर पाएगा? तो सबसे पहले मैंने पहले बताया था कीटों में अगर हम तना छेदक की बात करते हैं तो तना छेदक शुरुआत में ही मतलब जब हमारी रोपाई हो जाती है उसके पश्चात 25-30 दिन के बाद ही दिखने शुरू हो जाता है। और ये क्या करता है कि ये नीचे की तरफ पे जहाँ जड़ के ऊपर अपने तने में छेद करके अंदर चला जाता है
और वहाँ से खाना शुरू कर देता है। जी। तो इसके दो तरह के दिखाए जाते हैं कि शुरुआत में वहाँ पे पौधा सूख भी जाता है और थोड़ा होलो हार्ट जैसे कहते हैं ना, खोखली सा स्थान पैदा कर देता है। जी। तो बड़े होने पे देखते हैं कि, और जब बड़े होने पे ये समस्या तब देखते हैं जब आप देखते हैं बाली में दाना भी नहीं पड़ा हुआ है और सिल्वर सूट की तरह से मतलब चमकती हुई सफ़ेद रंग की बाल दिखने लगती है, और जब उसको हम हाथों से निकालते हैं तो नीचे से पूरी पूरी बाल बाहर निकल आती है, तो उसमें इल्ली भी देखने को मिलती है। तो इस तरह की समस्या जब आती है तो समझ लिए कि आपके खेत में कम से कम 15-20% नुकसान आपको आज की तारीख पर देखने को मिल सकता है। और ये जो कीट है, अगर इसका सही समय पे निदान नहीं किया गया तो ये बहुत ही ज़्यादा नुकसान करता है और आसपास के खेतों को भी फिर नुकसान, जो धान के खेत हैं उनमें करने लगता है। अगर इसकी हम बचाव की बात करें तो किसान भाई ध्यान रखें, इसके दो तरह के बचाव हो सकते हैं कि शुरू के 50 दिन और बाद के 50 दिन के बाद की, दोनों की दवाओं में अंतर है। अगर हम शुरू के 50 दिन में हम दवा डालें तो एक बहुत अच्छी दवा है क्लोरेंट्रॉल नीलिप्रोले, ये 0.4% में आती है और ये दवा करीब करीब 10 किलोग्राम पर हेक्टेयर के हिसाब से डाली जाती है और ये दवा डालने से इसको काफ़ी हद तक रोका जाता है। और भी दवाओं में देखा जाए तो कार्टाप 4% पे आती है, कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड 4% की आती है, ये भी दानेदार दवा है, इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिप्रोनिल 0.3% की आती है, ये भी अच्छी दवा है, इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सब दानेदार दवाएं हैं, इनको आराम से आप रेत में मिला करके आप मतलब खेत में फेंकने में भी आसानी रहती है, फेंक सकते हैं। शुरुआत की दृष्टि पर अगर हम इस दवा डालते हैं तो एक बहुत बड़ा फायदा ये होता है कि हमारा पैसा कम खर्च होता है। दूसरी बात, जो नुकसान भविष्य में हो रहा है वो हमको बचाया जा सकता है। आज की तारीख पे अगर हम दवा डालते हैं तो वो जो नुकसान हो चुका वो तो हो ही गया है और पूर्णतः किसान को इन दवा डालने से जो दूसरे प्रारूप में डालते हैं वो लाभ नहीं मिलता है। और वर्तमान की बात करें तो अब इस समय लिक्विड दवा डलेगी। लिक्विड दवा में ये क्लोरेंट्रॉल नीलिप्रोले की 18.5% आती है, तो 150 ml आपको पर हेक्टेयर ये दवा लग जाएगी। और इसी के साथ ये लैम्डा साइक्लोहेक्सिन दवा आ रही है, कॉम्बिनेशन में देखा जाए तो इसका कॉम्बिनेशन थायोमेथाक्साम के साथ के कॉम्बिनेशन है, तो ये भी दवा हमारे लिए बड़ी उपयोगी है। और कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड 50% की आ रही है, ये भी दवा करीब 1 लीटर मात्रा हमारे 1 हेक्टेयर के लिए पर्याप्त है। और ये जरूर ध्यान रखें किसान भाई कि 1 हेक्टेयर में दवा डालने के लिए कम से कम 500 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। कई बार ये भी देखा जाता है कि रोगों और कीटों के बढ़ने का बहुत बड़ा कारण ये होता है कि हम किसान से कहते हैं कि कम से कम 1 हेक्टेयर में 500 लीटर पानी डालें, वो 200-250 लीटर में ही पानी में अपनी दवा छिड़क देते हैं, जिसका एक बहुत अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता, कीट और पूरी तरीके से खत्म नहीं हो पाते हैं। सर, कीट प्रबंधन में एक स्थिति आती है आर्थिक क्षतिपूर्ति, आर्थिक क्षति स्तर जो से बोलते हैं, आता है। तो वो किसानों को बताइए कि आर्थिक क्षति स्तर क्या होता है और उस पे कीटों का नियंत्रण करना कितना सही है। आर्थिक हानि स्तर आता है, उसके ऊपर ही रहना चाहिए जी। अगर उसके नीचे जाता है आर्थिक गति स्तर, तो ये हो गया आपका कि हम जितना खर्चा कर रहे हैं और उतना फायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। कि पता लगा हमारा नुकसान हो रहा है 5,000 रुपए का और दवा हमने डाल दी मतलब 6,000 रुपए की, तो हानि स्तर पे हम आ गए। या कीट का तब वो चीज आती है जब हम ये देखते हैं कि कीट से नुकसान हमारा 4,000-5,000 रुपए का हो रहा है और दवा हमारी 2,000-1,000 की ही लगेगी। तो ये जरा ध्यान रखें कि ये नहीं पता लगा 4-5 बालें आपने देखी खराब हो गई हैं तो तुरंत आपने दवा डाल दी। तो थोड़ा आप इसको भी देखिए कि कितने % रोग आ रहा है। 1-8% रोग है तो इस समस्याओं से तो इतना ज़्यादा परेशान नहीं हो। हाँ, ये रोग जो है, ये रोग जो औरों की अगल बगल ध्यान भी रखिए, नियमित रूप से खेत पे जाइए, ध्यान रखिए कि ये रोग के बढ़ने का रेट क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं कि पड़ोस वाले खेत में रोग बढ़ता जा रहा है तो हमको तुरंत दवा की तरफ जाना पड़ेगा। और जब चर्चा हो रही थी हमारी आपकी कीटों की, तो दूसरा कीट हम आपको जो बड़ा आज की तारीख में महत्वपूर्ण है वो कीट है BPH, यानी कि भूरा फुदका। भूरा फुदका इतना खतरनाक कीट है, अगर आप ध्यान ना दें तो 3-4 दिनों में हमारे पूरे खेत को कवर कर लेता है। इसकी पहचान मुख्य रूप से आप देखिए कि खेतों में बड़े बड़े पैच के रूप में दिखते हैं कि गोल से धब्बे से पड़ जाते हैं और वहाँ का धान सूख चुका होता है। और ये कीट आप देखेंगे कि जहाँ से धान पर जड़ों के ऊपर जहाँ तक पानी की लेयर होती है उसके आसपास और तने के बीच में वहीं पे काफ़ी इस तरह पाए जाते हैं और ये पूरी तरीके से चूसने का कार्य करते हैं। तो ये पूरे धान के पौधे को चूस के सुखा देते हैं। तो इसके लिए भी हमको उन दवाओं का इस्तेमाल करना है, खासतौर से सिस्टमिक दवाओं का इस्तेमाल करना है, जैसे इमिडाक्लोरोपिड है, थायोमेथाक्साम है, ये बहुत अच्छी दवाएं हैं। कॉम्बिनेशन बेस की दवाएं भी आजकल मार्केट में उपलब्ध आ गई हैं, तो उनका भी इस्तेमाल करना है। तो इन दवाओं का इस्तेमाल करने से इनको रोका जा सकता है। ये जरूर ध्यान रखें
जब ऐसी परिस्थिति हमारे खेत में बन गई है, इस तरह का कीट हमारे उसमें देखा जा रहा है, तो एक खेत का पानी दूसरे खेत में ट्रांसफर ना करें, ये बहुत जरूरी होता है। और ये करने से क्या होता है कि जो अंडे जो होते हैं हमारे पानी की सतह पर होते हैं, वो हमारे पानी से बहकर दूसरे खेत में चले जाते हैं और ये समस्या और बढ़ जाती है। तो धीरे धीरे ये समस्या फैलती चली जाती है, तो इसका थोड़ा ध्यान रखें किसान भाई। किसान भाई कहीं जाइएगा नहीं, रुकते हैं 2 मिनट के ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपसे फिर से मुलाकात होती है। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। हम चर्चा कर रहे थे धान में समेकित कीट एवं रोग प्रबंधन के विषय पर। हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब काफ़ी अच्छी जानकारी किसानों को यहाँ पर दे रहे हैं। तो डॉक्टर साहब आगे बढ़ते हुए मैं आपसे ये क्वेश्चन करना चाहूँगा, किसानों की ओर से मेरा ये प्रश्न रहेगा कि जहाँ तक कीटों की बात हो चुकी है, बीमारियों की बात करते हैं, तो आप कई किसानों के खेतों में भ्रमण भी करते होंगे। जी बिल्कुल। तो आपको कौन कौन से रोग आपके मतलब देखने में आ रहे हैं और उनके क्या लक्षण हैं, ताकि किसान भाई उनको देख पाएं और अपने खेतों पे उनका देख पाएं कौन कौन से कीट उनके पास या रोग उनके यहाँ दिख रहे हैं। बिल्कुल। अब जैसे हम देखते हैं कि हमारी धान में भी 2 या 3 तरह की प्रजातियां हैं। कुछ 150 दिन की हैं, कुछ 135 दिन की हैं, कुछ 120 से 125 दिन की हैं। जो लंबी अवधि की प्रजातियां हैं तो उनमें रोग ज़्यादा दिक्कत कर जाता है, उसमें ज़्यादा नुकसान होने की संभावना रहती है। तो उसमें हमको ध्यान रखना है कि जो धान में हमारे सुगंधित धान है उसमें ब्लास्ट रोग, और ब्लास्ट रोग में 3 तरह का ब्लास्ट रोग आता है। पहला पत्तियों पर आता है, वो आपकी स्थिति निकल चुकी है। अब जो दूसरी स्थिति चल रही है जो गांठ पे आता है, और दूसरा नेक ब्लास्ट जो गर्दन पे आता है, ग्रीवा पे। ग्रीवा में आता है कि बाली के जस्ट नीचे, और बाल वहां से वो सूख जाता है और वो वहीं से बाल टूट जाती है। तो ये बहुत बड़ी नुकसान की अवस्था होती है। तो इसके लिए भी हमारे पास जो भी फंजीसाइड है उसमें मुख्य रूप से अगर देखा जाए हेक्साकोनाजाल है, टैबुकोनाजाल है और प्रोपिकोनाजाल है। ये बहुत अच्छी मतलब है। ट्राइसाइक्लोजॉल है। ये सारी दवाएं सिस्टमिक हैं और इनकी उचित मात्रा में प्रयोग करें। जैसे ट्राइसाइक्लोजॉल है 300-400 ग्राम पर है, हेक्साकोनाजाल है करीब 1 लीटर मात्रा लग जाएगी, और प्रोपिकोनाजाल है 700 से 800 ml पर हेक्टेयर लग जाएगी। बस ये जरूर ध्यान रखें कि पानी की मात्रा 500 लीटर ही रहेगी 1 हेक्टेयर के लिए। किसान भाई काफ़ी अच्छी जानकारी आपको कार्यक्रम के माध्यम से मिल रही है। मेरा आपसे अनुरोध है कि जो भी जानकारी आपको मिल रही है उसको आप नोट भी करते चलें, ताकि आपको ये चीज़ें याद रहें। डॉक्टर साहब आगे बढ़ते हुए मैं जानना चाहूँगा कि शीत ब्लाइट नाम का एक रोग आता है, फास्ट स्मट नाम का भी रोग आता है। बिल्कुल। इनके क्या लक्षण है पहचानने के? देखिए मैं इधर भोपाल क्षेत्र का भी दौरा किया हूँ और अपने मध्य प्रदेश पूरे में देखा हूँ कि इस बार वर्षा लेट तक हुई है, देर तक पानी हुआ है। और जब भी वर्षा लेट तक होती है, देर तक होती है, तो एक रोग बहुत ज्यादा आने की संभावना बढ़ जाती है, जिसे फॉल्स स्मट कहते हैं। फॉल्स स्पॉट में क्या होता है, आप देखिएगा संतरे की नारंगी की तरह के बालों पे दाने बनने लगते हैं और बाद में धीरे धीरे वो हरे होकर के और वो पूरी बाल के काले में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसको फिर स्मट कहने लगते हैं, कंडुआ जिसे कहते हैं, ये बात कहने लगते हैं। तो जैसे ही ये लक्षण शुरुआत में आपको दिखने इसकी, क्योंकि जब भी वर्षा लेट होती है, जब भी वर्षा सितंबर के लास्ट तक जाती है, ये रोग आने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो हमारे किसान भाई ध्यान रखें, जैसे ही खेत में ये लक्षण दिखने लगे तो कॉपर बेस्ड
फंजीसाइड, जी। जैसे कापर ऑक्सीक्लोराइड है, जी। कापर हाइड्रोक्लोराइड है, ये तरह के आप 2 किलो मात्रा करीब करीब पर हेक्टेयर के लिए पर्याप्त है। पानी आपको मालूम है 500 लीटर लगता है ये। और दूसरा रोग आपको अब देखते हैं कि कई बार हम फंजीसाइड भी डालते हैं और कई बार हम कहते हैं कि हमारी पत्तियां किसी भी तरीके से देखिए कि नीचे से ऊपर तक झुलसती चली आ रही हैं, उसके किनारे के किनारे जो किनारे हैं उस पर वहाँ पे वो पीली होने लगी हैं, टोने सूखने लगी हैं। तो हम आपको बता दें इसमें एक जीवाणु झुलसा का भी काफ़ी मतलब प्रकोप होता है। और जब भी ये समस्या देखें, ये वैसे तो अगर देखा जाए तो ये अब जो हमारा बीज उपचार वाला जो काम नहीं करते हैं उनमें खेतों में ज़्यादा दिखते हैं। तो ये स्ट्रेप्टोसाइक्लिन एक दवा आती है, एंटीबायोटिक है, इसका 100 ppm करके इस्तेमाल करते हैं, यानी 100 ग्राम करीब करीब मात्रा लग जाती है, तो इसका इस्तेमाल करते हैं। कापर बेस्ड फंजीसाइड भी ले सकते हैं, तो उससे भी क्या होता है कि कापर में भी बैक्टीरिया को ख़त्म करने की क्षमताएं होती हैं, तो उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और तीसरा रोग हम आपको फॉल्स स्मट हो गया है आपका, और ब्लास्ट रोग हो गया है, और आपका क्या नाम है ये रोग, सीड ब्लाइट हो गई है। और इसके अलावा एक जीवाणु झुलसा रोग भी आता है। जीवाणु झुलसा मैंने अभी बताया अब किसानों को। और इसके अलावा जो मुख्य रोग है ये तो है ही है, साथ साथ एक बकैन रोग आता है, जो हमारी एक वैरायटी है जो 120 दिन की है, जो 1509 पूसा 1509 एक बहुत अच्छी वैरायटी है। किसान हमारे मध्य प्रदेश के और बुंदेलखंड के जो हमारे किसान हैं इसका बड़ा इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि इसमें पानी बच जाता है और किसानों को फ़ायदा होती है। और तो इस वैरायटी में ये रोग बहुत ज़्यादा आ रहा है, आता सब में है पर इसमें ये बहुत ज़्यादा रोग पाया जा रहा है। तो ये बकैन रोग को आप जो बीज उपचार वाली बात है वो करिए। आने की दशा में हेक्साकोनाजोल जो है 5% का करीब करीब 1200 ग्राम इसकी मात्रा का छिड़काव करिए, तो इस रोग से आप इससे बच सकते हैं। किसान भाइयों, आप सुन रहे थे डॉक्टर AK सिंह को, जो किसान भाइयों आप देख रहे थे डॉक्टर AK सिंह को, जो कि वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं कृषि विज्ञान केंद्र दतिया में। डॉक्टर साहब ने पौध संरक्षण के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी धान में, और डॉक्टर साहब का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि वो स्टूडियो में आए और किसानों को संबोधित किया। किसान भाइयों, चलते चलते देखते हैं खबरें खेती की। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आप सभी का स्वागत है। आइए पहले नजर डालते हैं मुख्य समाचारों पर। बासमती की नई किस्में जारी, कीटों की रोकथाम के लिए सावधानी जरूरी। 518 लाख टन चावल खरीद का अनुमान। रबी में सरसों की खेती और मटर से कमाए लाभ। और अब खबरें विस्तार से। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने बासमती चावल की 3 नई उन्नत किस्में जारी की है। नई किस्में पूसा बासमती 1847, पूसा बासमती 1885 और पूसा बासमती 1886 बैक्टीरियल ब्लाइट और ब्लास्ट दोनों रोगों के लिए प्रतिरोधी है। इससे भारत को दुनिया भर में बासमती चावल के निर्यात में अपना नेतृत्व बनाए रखने में मदद मिलेगी। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान निदेशक डॉक्टर अशोक कुमार सिंह ने कहा कि 2021-22 के दौरान लगभग 30,000 करोड़ रुपए के बासमती चावल का निर्यात किया गया था। पूसा बासमती चावल की किस्में पूसा बासमती 1121, पूसा बासमती 1509 और पूसा बासमती 6 भारत में बासमती चावल की खेती के तहत 20 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में 90% से अधिक रकबे में बोई जाती है और भारत से बासमती चावल के निर्यात में 90% की हिस्सेदारी है। पूसा बासमती 1847 उन्नत संस्करण है, जिसमें बैक्टीरियल ब्लाइट और ब्लास्ट रोग के प्रतिरोधी के साथ है। ये जल्दी पकने वाली और अर्ध बोनी बासमती की किस्म है। औसत उपज 5.7 टन प्रति हेक्टेयर है। पूसा बासमती 1885 1121 किस्म का एक उन्नत संस्करण है, जिसमें बैक्टीरियल ब्लाइट और ब्लास्ट रोगों के लिए प्रतिरोधक है और इसकी परिपक्वता 135 दिनों की है और औसत उपज 4.68 टन प्रति हेक्टेयर है। पूसा बासमती 1886 लोकप्रिय बासमती किस्म बासमती 6 का उन्नत संस्करण है और परिपक्वता 145 दिन की है और औसत उपज 4.49 टन प्रति हेक्टेयर है। पूसा बासमती 6 की तुलना में पूसा बासमती 1886 ब्लास्ट रोग के लिए अत्यधिक प्रतिरोधी है।
बेहतर उत्पादन और किसानों को लाभान्वित करने के लिए जरूरी है कि कीटों से फसलों की सुरक्षा बेहतर तरीके से की जाए। फसलों को कीटों से बचाने की जिम्मेदारी कृषि वैज्ञानिकों से लेकर कृषक तक की है। फसलों को कीटों से बचाव कर हम बेहतर उत्पादन और बेहतर इनकम भी प्राप्त कर सकते हैं। ये बात भोपाल में प्लांट प्रोटेक्शन पेस्ट के फ्री एरिया विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला को संबोधित करते हुए प्लांट प्रोटेक्शनर एडवाइजर फरीदाबाद डॉक्टर जेपी सिंह ने कही। मध्य प्रदेश मंडी बोर्ड एमडी ने कहा कि राज्य शासन द्वारा गेहूं निर्यात को प्राथमिकता दी गई है। प्रदेश गेहूं निर्यात के क्षेत्र में देश में प्रथम स्थान पर है। प्रदेश में सकल निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए मध्य प्रदेश स्टेट काउंसिल का भी गठन किया गया है। कार्यशाला करनाल बंड की रोकथाम पर केंद्रित रही। वैज्ञानिकों द्वारा गेहूं की फसल में लगने वाले कीट करनाल बंड से बचाव के उपाय बताए गए हैं। कार्यशाला में जानकारी दी गई कि मध्य प्रदेश में करनाल बंड बीमारी का कोई भी प्रकरण अभी तक नहीं आया है। विदेशों में मध्य प्रदेश में उत्पादित गेहूं की अत्यधिक मांग है। गेहूं का करनाल बंड रोग हरियाणा, पंजाब, राजस्थान एवं जम्मू राज्यों के सैंपल में 30 से 40% तक पाया गया है, परंतु मध्य प्रदेश में अब तक इससे सुरक्षित है। बैठक में बात सामने आई है कि स्वाइल से तथा अन्य राज्यों में लाया गया बीज जो प्रदेश के लिए अनुशंसित नहीं है, उसे बोने पर करनाल बंड आ सकता है, जो मध्य प्रदेश जैसे प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्यों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। इसके लिए सावधानी जरूरी है। आगामी खरीफ विपणन सीजन 2022-23 के दौरान 518 लाख मीट्रिक टन चावल की खरीद का अनुमान लगाया गया है। इसके अलावा सभी राज्य आने वाले दिनों में बाधा मुक्त खरीद के लिए तैयार है। तमिलनाडु में धान की खरीद शुरू हो गई है। राज्य सरकारों द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर राज्यवार खरीद अनुमान और मिलिंग की समय सीमा को सचिव भारत सरकार की अध्यक्षता में गत दिनों आयोजित राज्य खाद्य सचिवों की बैठक में अंतिम रूप दिया गया था। इसके अलावा आगामी खरीफ विपणन सीजन 2022-23 के दौरान राज्यों द्वारा खरीद के लिए 13.71 लाख मीट्रिक टन मोटे अनाज की मात्रा भी प्रस्तावित की गई है। इस रबी में किसान भाई सरसों की फसल लेकर अच्छा लाभ ले सकते हैं। सरसों की खेती के लिए बलुई दोमट मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त है। भूमि का पीएच मान 7-8 रहना चाहिए। सरसों की खेती के लिए भुरभुरी मिट्टी की आवश्यकता होती है, जिसके लिए खरीफ में ली गई फसल की कटाई के बाद एक गहरी जुताई करनी चाहिए तथा इसके बाद कल्टीवेटर या रोटावेटर से जुताई कर मिट्टी को भुरभुरा बना लेना चाहिए। सरसों की उन्नत किस्मों में वरदान, वरुणा, पूसा बोल्ट, पूसा जय किसान, वसुंधरा, अरावली, लक्ष्मी स्वर्ण ज्योति, आशीर्वाद, कृष्णा क्रांति, जवाहर 1 आदि प्रमुख है। सरसों की फसल के लिए प्रति हेक्टेयर 5 से 6 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है। सरसों की बुआई 15 अक्टूबर तक कर देनी चाहिए। बुआई के 3 से 4 सप्ताह पहले 10 से 15 टन सड़ी हुई गोबर की खाद लेकर डालकर खेत को तैयार कर लेना चाहिए। राई और सरसों की सिंचित फसल में 80 किलोग्राम नत्रजन, 30 से 40 किलोग्राम स्फूर और 40 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर प्रयोग करना चाहिए। फसल में 2 सिंचाई की आवश्यकता होती है। प्रथम सिंचाई बुआई की 30 से 40 दिन बाद तथा दूसरी सिंचाई 70 से 80 दिन की अवस्था में करनी चाहिए। किस्म के अनुसार सरसों की फसल 120 से 150 दिन में पककर तैयार हो जाती है। असिंचित फसल में उपज 10 से 12 क्विंटल तथा सिंचित फसल से 20 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर प्राप्त हो जाती है। हरी मटर भारत में सबसे लोकप्रिय सब्जियों में से एक है। ये बहुत ही पौष्टिक होती है। इसमें पाचक प्रोटीन प्रचुर मात्रा में 7.2 ग्राम प्रति 100 ग्राम में रहता है। साथ ही इसमें शर्करा 7.2 ग्राम, विटामिन सी 9.0 मिलीग्राम तथा फास्फोरस 139 मिलीग्राम भी रहता है। ये शीत ऋतु की फसल है और ठंडे मौसम में अच्छा उत्पादन देती है। अंकुरन के लिए 22 डिग्री सेल्सियस तापक्रम की आवश्यकता होती है। अक्टूबर में बोनी करना चाहिए। शीघ्र पकने वाली किस्मों के लिए 100 से 120 किलोग्राम और मध्यम और देरी से पकने वाली किस्मों के लिए 80 से 90 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर आवश्यकता होती है। बीजोपचार कर शीघ्र तैयार होने वाली किस्म के लिए पंक्ति की दूरी 30 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 5 से 6 सेंटीमीटर रखें। खेत में पलेवा देकर
बतर आने पर 5 से 7 सेंटीमीटर गहराई पर बोनी करें। मटर की उन्नतशील किस्मों में पूसा प्रगति, PLM 3, जवार मटर 3, जवार मटर 3, जवार मटर 4, जवाहर मटर 1, जवार मटर 2, आज़ाद P1, अर्किल मटर अगेती, आज़ाद मटर 3, बोर्नी विले आदि लगाई जा सकती है। इन किस्मों से औसतन 80 से 90 क्विंटल प्रति हेक्टेयर हरी फलियां प्राप्त हो सकती है। तो किसान भाइयों, आज की खबरें खेती में इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार। किसान भाइयों, ये था हमारा आज का कार्यक्रम, जो था धान में समेकित कीट एवं रोग प्रबंधन के विषय पर। इसमें चर्चा कर रहे थे डॉक्टर AK सिंह, वरिष्ठ वैज्ञानिक। और हम आशा करता हूँ कि आपको आज की जानकारी काफ़ी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए नमस्कार।